बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल के हार की। दिल्ली चुनाव में उनकी हार पर उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा कि शराब और पैसा उन्हें ले डूबा, तो उनके पुराने मित्र और विख्यात कवि कुमार विश्वास ने कहा कि ये उनके कर्मों का फल है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और इस वक्त आप लोग मुझको द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मुझे दिल्ली में हराने के लिए पीएम मोदी को दोबारा जन्म लेना होगा, ये दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी हां, एक के 10 साल में ही मोदी की भारी भरकम रणनीति के सामने मात खा गए। केजरीवाल की चुनौती को भी बीजेपी ने अपनी साख से जोड़ लिया था और 27 साल के बाद दिल्ली पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया। आइए समझते हैं आखिर बीजेपी ने कैसे किया ये कमाल और कैसे खिलाया कमल, कहां हुई केजरीवाल से चूक। ये कहानी है केजरीवाल की। जी हां, केजरीवाल ने रेवड़ी को ही राज करने का सबसे सक्सेसफुल फॉर्मूला बना लिया था। 22 नवंबर 2024 को उन्होंने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन शुरू किया। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज और दवा, फ्री बस सफर और फ्री तीर्थ यात्रा के पर्चे बांटे गए। उन्होंने जनता को यह कहकर भी डराया कि बीजेपी वाले इन सब योजनाओं को बंद करने वाले हैं। तो जवाब में 29 जनवरी को मोदी ने करतारपुर की रैली में ऐलान कर दिया कि वो एक भी योजनाएं बंद नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि अगर आप 2100 रुपए दे रही है तो बीजेपी 2500 रुपए देगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर। बीजेपी यह संदेश देने में कामयाब रही कि रेवड़ी की डबल इंजन मालगाड़ी उनके दरवाजे पर होगी। महिलाओं के मुद्दे पर भी केजरीवाल मात खा गए। उन्हें लगा कि फ्री बस और 2100 रुपए से बात बन जाएगी, लेकिन शराब के ठेके ने महिलाओं को परेशान कर दिया था। केजरीवाल की नई शराब पॉलिसी ने निजी शराब कारोबारियों को जबरदस्त अधिकार दे दिए। शराब की दुकानों पर एक के बदले एक बोतल फ्री मिलने लगी। लोगों ने लाइन में लगकर शराब खरीदी। कईयों के घर उजड़ गए। बीजेपी और आरएसएस ने झुग्गियों से लेकर मिडिल क्लास लोगों के बीच इसे तगड़ा मुद्दा बना दिया। अरविंद केजरीवाल के दारू वाला अवतार की तस्वीरें पूरे दिल्ली में लग गईं। घर की इकोनॉमी और शांति के दुश्मन के तौर पर केजरीवाल की छवि को तैयार किया गया। एक तरफ केजरीवाल चरित्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ शराब की बात। इस विरोधाभास ने उनकी इमेज का सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया। चुनाव के बाद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी कहा कि वो शराब और पैसों के खेल में उलझ गए। राजनीति को काजल की कोठरी कहते हैं और केजरीवाल खुद की ईमानदार इमेज को इस कोठरी से बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वैसे तो उनकी सरकार पर सीसीटीवी घोटाले का आरोप भी लगा, क्लासरूम में अनियमितता का आरोप लगा, वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप लगा, बस घोटाले का आरोप लगा, यमुना की सफाई के घोटाले का आरोप लगा। लेकिन 2021 में एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर वो ईडी और सीबीआई के रडार में आ गए। अगस्त 2022 में केस दर्ज हुआ। मई 2022 में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अरेस्ट हो गए। मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने और केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को जमानत पर बाहर आए। 15 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी ईमानदारी का फैसला जनता की अदालत पर छोड़ दिया। फिर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को करप्ट बताने का अभियान छेड़ दिया। 13 जनवरी 2025 को सीलमपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आप बताइए, दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? इस तरह करप्शन के लड़ने वाले केजरीवाल की छवि पर करप्ट होने का
दाग लग गया। जो ईमानदारी उनकी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि उनकी ईमानदारी सिर्फ सत्ता हासिल करने का हथकंडा मात्र है। हकीकत में वो बाकी राजनीतिक दलों जैसे ही हैं। रही सही कसर उनके शीश महल ने पूरी कर दी। बीजेपी ने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया कि खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल करोड़ों रुपए के विलासतापूर्ण शीश महल में रहते हैं, जिसे करोड़ों रुपए मार्बल, ग्रेनाइट, लाइटिंग, जिम, स्पा और पर्दे लगे हैं। सीएम आवास का कोना कोना दिखाया गया। सोचिए सोचिए, कोई आदमी चुनाव से पहले 4-5 कमरों में रहने की बात करे और फिर उसके पास इस तरह के आलीशान जिंदगी की तस्वीरें लोगों को दिखाई जाएं तो लोगों का गुस्सा भड़क जाना जायज है। दिल्ली के लोगों को ठगा महसूस करवाने में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खुद पीएम ने चुनावी रैली में शीश महल का जिक्र किया। नतीजा यह हुआ कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। विरोधियों के लगातार हमलों से केजरीवाल का चुनावी कैंपेन उस वक्त ट्रैक से उतर गया जब 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। बीजेपी दिल्ली वालों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। बीजेपी ने इसे भावनात्मक बना लिया। हरियाणा के सीएम ने खुद पानी पीकर वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री भी केजरीवाल पर पलटवार करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या हरियाणा के लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं? क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? इसके बाद तो जाटों और गुजरों का गुस्सा और बढ़ गया और अरविंद केजरीवाल की राह और मुश्किल होती गई। क्या हुआ आगे, एक एक के साथ देखते रहिए द स्वतंत्र का ये पूरा वीडियो। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जी वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के 364 गांवों में से 225 में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दूसरी बड़ी आबादी गुजरों की है। जाट और गुजर दिल्ली की 50 सीटों पर अपने सीधा सीधा दखल रखते हैं। जाट नेता कैलाश गहलोत का आप छोड़ने को समुदाय के लोगों ने पहले ही अपने स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ लिया था। जाटों का गुस्सा बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ और बीजेपी ने जाट आबादी वाली सभी 10 सीटें आम आदमी पार्टी से छीन ली। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए केजरीवाल ने 24 विधायकों के टिकट काट दिए और ये दांव भी पार्टी का उल्टा पड़ गया। पार्टी में बगावत हो गई। 8 विधायक बीजेपी में चले गए। पार्टी में फूट और एंटी इनकम्बेंसी ने केजरीवाल के सपनों पर पानी फेर दिया। इससे पहले आतिशी को सीएम बनाने के ऐलान से संगठन में दरार पड़ चुकी थी और इस दरार का असर ये रहा कि वोटिंग के दिन कई बूथों पर आपके कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहे थे। इस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में आपको अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, जो उन पर भारी पड़ गया। लोकसभा में आपके साथ लड़ने वाली कांग्रेस भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वो मुस्लिम और दलित वोटों में सेंध लगाने में कामयाब रही। चुनाव में कांग्रेस को 6% और आपको 43% के करीब वोट मिले। इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी के वोट शेयर से 4%, जी हां 4% ज्यादा है। यानी केजरीवाल की हार में कांग्रेस का फैक्टर भी सबसे अहम रहा। उस पर गंदा पीने का पानी, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर जैसे आरोपों से छुटकारा पाने के लिए पार्टी के टॉप लीडर्स ने कई पैंतरे आजमाए, लेकिन लोगों में गुस्सा इतना था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे टॉप लीडर अपनी सीट नहीं बचा पाए। विचारधारा के मामले में भी आम आदमी पार्टी रास्ते से भटक गई। पार्टी ने हिंदूवादी छवि बनाने की कोशिश की। आपके नेता मंदिर मंदिर जाने लगे, हनुमान चालीसा और सुंदर कुंड कांड का पाठ पढ़ने लगे, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। लेकिन आप ये भूल गई उसकी ये कोशिश उसे बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा हिंदूवादी
नहीं बना सकती। फिर जो होना था वही हुआ। नतीजा ये हुआ कि पिछले चुनाव में मुसलमानों के जो वोट आम आदमी को मिलते थे वो भी उससे छिटक गए। दिल्ली की आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा करीब 45% है। नेशनल लेवल पर मिडिल क्लास बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन दिल्ली चुनाव में ये आपके साथ जाता है। लेकिन 1 फरवरी को पेश हुए बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करके मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को अपनी तरफ लामबंद कर लिया। पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल के नेताओं की फौज उतार दी। बजट में बिहार के लिए हुई घोषणाओं ने पूर्वांचल के लोगों का दिल जीत लिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असर डालने वाले 18% स्विंग वोटर्स को साधने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और संघ अपने माइक्रो मैनेजमेंट से दलित वोटर्स साधने में भी कामयाब रहे। हमेशा एलजी और केंद्र से लड़ने की उनकी आदत ने केजरीवाल की छवि को काम ना करने वाली बना दिया। इन सब के बीच जब प्रयोग के तौर पर उन्होंने अपना पुराना ईमानदारी वाला अस्त्र बाहर निकाला और जनता से माफी मांगी कि वो यमुना की सफाई करने से चूक गए, दिल्ली को साफ पानी देने में नाकाम रहे और प्रदूषण भी कम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार केजरीवाल जनता को ईमानदारी के अपने इस पुराने दांव से नहीं लुभा सके और फिल्म नायक के सीएम की तरह ये कहकर फंस गए कि अगर मैं बेईमान हूं, सुनिए फिर से, अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। और दिल्ली वालों ने अपना फैसला सुना दिया। आप हमसे जुड़े रहिए और स्वतंत्र पर बने रहिए, क्योंकि हम फिर आएंगे, आपसे करेंगे मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।